तो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स। तो पहला आपका क्वेश्चन आज का क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है जितने नंबर ऑफ फैक्ट्स यहाँ पर बढ़ेंगे उतना बढ़ता जरूर जाता है, बट उतना ईजिली आपको मार्क्स भी लेकर देता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 1। क्रिप्स मिशन सबसे पहले 1942 के अंदर हुआ था। तो हमें पता है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। अब उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी जो थी वो थी इंडिया, है ना। तो अब 1942 के अंदर इस मिशन के दौरान बोला गया था कि जितने भी इंडिया के सेनानी हैं या इवन के जो वॉरियर्स हैं, आर्मी के पर्सोनल्स हैं, उनको यहाँ पर लड़ने भेजा जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। एंड अगर वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडिया यहाँ पर करता है हेल्प, है ना, फॉर द ब्रिटिशर साइड के लड़ने के लिए, जो कि इन आइदर केस उनको करनी ही पड़ी थी, उसके बाद डोमिनियन स्टेटस जो है वो इंडिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ललचाया गया था, जिसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि मुस्लिम लीग और इवन की कांग्रेस दोनों ने मना कर दिया था। दैट वाज योर क्रिप्स मिशन। देन वेवल प्लान जो है वो जून 1945 के अंदर हुआ था, लॉर्ड वेवल ने यहाँ पर दिया था। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट की जानी थी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जानी थी हिंदूज और मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ये कम्युनल डेडलॉक को इलेक्शन से पहले तोड़ने की बात की जा रही थी, बट यहाँ पर अगेन कुछ भी कोई फायदा नहीं हुआ। देन शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें जुलाई 1945 में, अगेन वेवल के द्वारा इनको यहाँ पर किया गया था गठित। तो अब यहाँ पे एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करने की बात की जा रही थी कि कांग्रेस ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं पार्टिसिपेट करने वाले शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, अनलेस मुस्लिम लीग एग्रीड कि उनको यहाँ पर देखना चाहिए, उनको एग्री करना चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग यहाँ पे इसका पार्टिसिपेंट बनना चाहती है तो हम ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर किसी भी तरह के कम्युनल इलेक्शन जो है उसको अलाउ नहीं करना चाहते। अगर मुस्लिम लीग इसके ऊपर अलाउ करती है, सेपरेट इलेक्टोरेट से अलाउ करती है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तभी हम फायदा यहाँ पर हमें होने वाला है, अदरवाइज तो नहीं, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शिमला कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे फेल होती है। कैबिनेट मिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 1946 मई के अंदर हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था कि इंडिया में ट्रांसफर करनी है पावर एंड कॉन्स्टिट्यूट करना है एक ऐसा फ्रेमवर्क। तो इंटरिम गवर्नमेंट या ड्राफ्टिंग कमेटी की जब हम बात करते हैं तो 3 टियर फेडरल प्लान इनिशियली यहाँ पर दिया गया था, जो कि पार्शली एक्सेप्ट हुआ, बट इवेंचुअली अगर पार्टीशन हुई 1947 के अंदर, एंड ये जो 3 तरह का फेडरल पॉलिसी यहाँ पर या प्लान अप्लाई करने की बात की जा रही थी, वो भी अब फेल होती हुई नजर आती है। एंड हमारे पास 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट अब एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स जो है वो भी एग्जिस्ट करती थी। तभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास A, B और C कैटेगरीज की इनिशियली बात की जाती है जब हम बात करते हैं आफ्टर द पार्टीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो उसको खत्म कर दिया गया एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती रही। देन विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, आपके लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली गिवन होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। सेकंड है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अरे भाई ये डायरेक्टली अब आपको पता होना चाहिए कि 22 मेंबर्स जो हैं टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए मेंबर जो है वो राज्यसभा के होते हैं। एंड जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अकाउंट्स कमेटी की जब हम जनरली बात करते हैं पैसे का लेन देन से, सब मनी बिल की बात यहाँ पर सोचो, मनी से रिलेटेड काम जो है वो लोकसभा के अंदर ही डायरेक्टली होता है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भी अब CAG के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा चीज़ों को रेज किया जाता है, जो भी इश्यूज़ को यहाँ पर रेज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट है उसके बीच में अब CAG ने कोई चीज़ को, कंट्रोलर एंड अकाउंटर जनरल ने कोई भी चीज़ को यहाँ पर रेज किया, है ना, इशू को, मुद्दे को रेज किया, उसके साथ टैली किया जाता है इस काम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। अब कोई भी जो रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो तैयार करती है वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होती है, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस और गैसेज इज और आर लाइटर देन एयर? हाइड्रोजन, क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो एक चीज हमें पक्का पता है, हीलियम तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, हीलियम अगर एग्जिस्ट करती है क्योंकि तभी हम हीलियम बलून्स के अंदर यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। या तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 होगा या ओनली ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंगली सल्फर डाइऑक्साइड के केस में ना आप देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड तो इन एनी केस यहाँ पर नहीं है, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में आप देखो, यहाँ पर मैं क्लासिक एग्जांपल आपको कैसे दे रही हूं कि ताजमहल की बात की जाती है, ठीक है, या प्लस अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑफ एसिड रेन, अब वो जो पार्टिकल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है हमारे पास एयर के अंदर भी, ठीक है, उसके अंदर, या ताजमहल की जब हम कोरोजन की बात कर रहे हैं, तो अब ये कब पॉसिबल होता है? एसिड रेन एंड ताजमहल के जो ऊपर ब्लैकिश लेयर जमने की कोशिश होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस अब जो रेन हमारे साथ मिक्स हो रही होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो
अब लाइटर देन द एयर तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइटर देन एयर का मतलब यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हो सरफेस के पास ही कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसकी वजह से भी मॉलिक्यूलर वेट को भी अगर हम स्टैब्लिश करना चाहें तो भी आपका आंसर निकल सकता था। अदरवाइज आप डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पर देखते हो, दैट इज 29 ग्राम पर मॉलिक्यूल जो है वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर होता है। उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन क्लोराइड देखें तो 36.5 ग्राम पर मॉलिक्यूल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो 64 ग्राम पर मॉलिक्यूल है, एंड हीलियम की बात करें तो 4 ग्राम पर मॉलिक्यूल है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। Then with the reference to Atal Tunnel, which of the following statements are correct? Atal Tunnel is world's longest highway tunnel. Longest tunnel and longest highway tunnel के बीच में फर्क है। This tunnel is built in the Pir Panjal range of the Himalayas. Select the correct answers from the options given below. तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल में से ये एक है, बट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल तो नहीं है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जैसे आप यहाँ पर बात करो कि लेडरल टनल नॉर्वे के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो हाईवे टनल के तौर पे तो ये नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं बनता। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव द 10,000 फीट होती है बट नॉट द लॉन्गेस्ट ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट ये नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि अब ये पीर पंजाल रेंज के अंदर बनाई गई है, हिमालयस के अंदर। अटल टनल जो है पीर पंजाल रेंज, जो कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो लाहौल और स्पीति वैली को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात करती है, ठीक है, कि आप मनाली वाले रीजन से एक साइड से एंटर करते हो, दूसरी साइड पर आपको लाहौल एंड स्पीति वाला रीजन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्दर्न पोर्टल की तरह, जो जिसको हम सिसु बोलते हैं वहाँ पर, है ना, तो उसको कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इसको अक्टूबर 2020 के अंदर इनॉग्रेट किया गया था। करेक्ट आंसर इज कि आपकी जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन विद रेफरेंस टू ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला ये क्वेश्चन 6 या 7 क्लास का था। ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस फ्रॉम अर्थ from the ultraviolet radiations from the sun. Second, ozone depletion has been linked to chlorofluorocarbons. बिल्कुल बेसिक सी ये बात थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे एरोसॉल्स के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली आपके जो AC चल रहे होते हैं उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर वार्मिंग ये सारी चीज़ें जो है वो भी लिंक की जाती हैं। ओजोन की डिप्लीशन डायरेक्टली, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आइलैंड या इवन की हमारे जो ओजोन में O3 है उसके आयंस जो है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो CFCs हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो ओजोन लेयर है वो जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें बचाती है। बिल्कुल बेसिक ये बात थी। तो ये करेक्ट आंसर तो आपको पता ही था, ऑप्शन नंबर सी है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होती हैं, ठीक है, कि जो आप ओजोन लेयर है प्राइमरीली 13 से 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होती है। मैक्सिमम ओजोन डेंसिटी 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होती है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVC जो रेडिएशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली UVB जो है रेडिएशन, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेस UV रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, कैटरैक्ट कॉज कर सकता है, इसीलिए जो ओजोन लेयर है हमारे पास वो प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरी है कि ओजोन डिप्लीशन CFCs के थ्रू होती है, ठीक है, हैलेंस, कार्बन्स, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म विच वर वंस वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर, स्प्रे, प्रोपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डिस्कवर कहाँ पे किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1985 एंटार्क्टिका के अंदर एक छोटा सीजनल ओजोन होल हमें देखने को मिला था कि आर्कटिक के ऊपर वो है, जिस वजह से जो UV रेज है उसका इंटरैक्शन जो है, या इवन UV रेज जो है उसका सीपेज देखने को मिला था आर्कटिक रीजन के ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। तो इसीलिए अगर आप देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर एक लैंडमार्क ट्रीटी है जो कि अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यहाँ पर फेज आउट करने में हेल्प भी करती है। यानी कि ऐसा एनवायरमेंट एग्रीमेंट जो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ ओजोन रिकवरी को ऑब्जर्व भी कर सकता है इन द रिसेंट डेकेड्स। तो CFCs जो एरोसॉल्स है, इसको यहाँ पर एरोसॉल्स भी क्यों, CFCs की यूजेज जो है वो कम कर दी गई थी। एरोसॉल्स जो जनरली अब किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए जनरली यूज होते हैं। देन फाउंडेशन बैच फॉर UPPCS 2026 इज अवेलेबल विद अस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली। तो आपको करना क्या है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।